बच्चों स्टार्ट करें पढ़ाई फिर। है भाई, स्टार्ट करें। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। गुड गुड। आ जाओ बच्चों। देखो, आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इम्पल्स। है ना, नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, जोश के साथ। क्या पता, उम्मीद रखो ये समझ में आ जाए जो अब तक समझ में नहीं आया। है ना, तभी तभी ठीक है। थोड़ा स्पीडली बोलने लग जाता हूं तो फिर खांसी आने लग जाती है ना। तो गला अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। इम्पल्स क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इम्पल्स पढ़ रहे थे, है ना। पढ़ नहीं रहे थे, स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। इम्पल्स जो बाइक आई थी एक, आपको पता हो तो, हीरो की, है ना। इम्पल्स। तो बच्चों सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। इम्पल्स बेसिकली कब, इम्पल्स का यूज कब किया जाता है, कब हम इसके बारे में पढ़ते हैं? व्हेन ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब बहुत ही लार्ज अमाउंट की फोर्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे, तब हम इम्पल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप लिख सकते हो, व्हेन forces of very high magnitude, when forces of very high magnitude high magnitude acts for a very short duration of time, acts for a very short duration of time, for a very short duration of time. समझ में आया? हाँ, ठीक है ना। then they are termed as impulsive force. Then they are termed as impulsive force. ये impulse की डेफिनेशन नहीं है, इंपल्स के बारे में कब पढ़ते हैं वो बता रहा हूं मैं। याद रखना, इसको डेफिनेशन मत मान लेना। समझ में आया? आया ना। हाँ, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। बस इतना समझो, व्हेन वी स्टडी अबाउट इम्पल्स, व्हेन वी नीड when we need to study about impulse। समझ में आया? आया नहीं आया? मतलब ये बात कर लो, जब भी तुम्हें झटके की फील आए, या जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि यहां पे क्वेश्चन में झटका लग रहा है, क्वेश्चन को देख के झटका नहीं लग रहा, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन को देख के झटका लगे कि भाई ये तो खतरनाक क्वेश्चन आ गया तो इंपल्स यूज होगा, नहीं। क्वेश्चन में जब झटका की फील आए तुम्हें, कि लग रहा हो कि हाँ क्वेश्चन में कोई फोर्स लग रही है फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तब आप इंपल्स के बारे में सोचोगे कि शायद इंपल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकता है। ठीक है। हाँ, बेसिकली दो तरह की फोर्सेज होती हैं, इंपल्सिव फोर्स और नॉन इंपल्सिव फोर्स। ऐसी कोई क्लियर बाउंड्री किसी की नहीं है, बट फिर भी काफी हद तक हम अपने आप को सोचते हैं कि हम क्लियर करके चलें अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। जैसे स्प्रिंग फोर्स होती है, वो कभी भी झटके से नहीं लगती। समझ में आया ना? वो वेरी करती है के एक्स से। एक्स छोटा लोगे, एक्स जितना बड़ा करते जाओगे, के एक्स बड़ा होता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बड़ी होती जाएगी, है ना। एकदम झटके से तो बड़ी नहीं होती ना, नहीं होती ना। तो ये होती है नॉन इंपल्सिव फोर्सेज में आती है, नॉन इंपल्सिव फोर्सेज में आती है। समझ में आया नहीं आया? ये फोर्सेज नॉन इंपल्सिव फोर्सेज में आती है।
ठीक है बच्चों। हाँ, तो इन चीजों को दिमाग में भी रखना है आप लोगों ने, समझ में आया? ओके। बेसिकली हम कई बार जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीजें आती कि इंपल्स एग्जैक्टली कहां स्टडी करना पड़ता है, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग बता देता हूं इंपल्स कहां पे स्टडी करना पड़ता है। मान लो हमारे पास फोर्स और टाइम का ग्राफ है, ये फोर्स है और ये टाइम है, तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ आया फोर्स का, कुछ ऐसा आया, समझ में आया ना? मतलब ये जो फोर्स लगी है ये टी टाइम से लेके, मैं बोलूंगा ये जो फोर्स लगी है ये टी टाइम से लेके टी प्लस डी टी टाइम तक लगी है, टी प्लस डी टी टाइम तक लगी, समझ में आया ना? टी टाइम से लेके टी प्लस डी टी टाइम तक लगी। इन बिटवीन तो फोर्स का उसके बाद तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लगभग लगभग नेग्लिजिबल होता जा रहा है, हाँ कि ना? हाँ, तो जो हाई एम्पलीट्यूड या मैं बोलूं हाई मैग्नीट्यूड की फोर्स लगी है वो टी से लेके टी प्लस डी टी टाइम तक लगी। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वी नो एफ इजकल्स टू डीपी बाई डी टी, समझ में आया? एफ इजकल्स टू डीपी बाय डी टी। तो जो हम डीपी लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे एफ डी टी, समझ में आया? जो डीपी को लिखेंगे वो लिखेंगे एफ डी टी, है ना? अब इंटीग्रेट करोगे आप तो आप लिखोगे इसको पी इनिशियल से पी फाइनल, और यहां पे टाइम है इंटीग्रेशन, तो टी इनिशियल से टी फाइनल, समझ में आया? हाँ, इसी को बोलते हैं इंपल्स। वैसे इसको जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना? वैसे इसको जे से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है या नहीं है ना? बस तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, इसको बोल देंगे इंपल्स, ठीक है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? कई बार लोग सोचते हैं इसकी डायरेक्शन एफ के अलोंग होती है, कई बार लोग सोचते हैं इसकी डायरेक्शन पी के अलोंग होती है, नहीं, इसकी डायरेक्शन होती है चेंज इन मोमेंटम के अलोंग, चेंज इन मोमेंटम, समझ में आया? इसकी डायरेक्शन होती है चेंज इन मोमेंटम के अलोंग, समझ में आया नहीं आया? हाँ, दूसरी इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट आपको भी पता है, ये फोर्स है और ये टाइम है, तो हम लिखेंगे न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लोगे, है ना? m1 l1 t-1, आई थिंक यही आएगा ना? अरे फोर्स का होता है t-2, उसके साथ t कर दोगे तो t-1 हो जाएगा, ठीक है? हाँ, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब f बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा, इस लेवल पे,
कहने का मतलब जैसे मान लो 1000 न्यूटन फोर्स लग रही हो 0.02 सेकंड के लिए या 0.01 सेकंड के लिए, तब हम इंपल्स का यूज करते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ, आगे आ जाओ। ये तो आप लोगों को भी पता लग गया कि हम जे को क्या लिखते हैं, एफ डी टी इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डीपी पी इनिशियल से पी फाइनल। इतना समझ में आया? आया। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये एफ जो होता है ना, जब हमारा टाइम इंटरवल थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम इसको लिख देते हैं जे इज इक्वल्स टू एफ एवरेज, जब टाइम इंटरवल बड़ा हो जाए, डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट इंपल्स। ठीक है, और इसको लिख देते हैं यहां पे डेल्टा पी। जब ये टाइम इंटरवल बड़ा हो जाता है, dt बड़ा हो जाता है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं डेल्टा टी से और f को रिप्लेस कर देते हैं f एवरेज से। ठीक है, अब हम f एवरेज कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, अभी बता देता हूं। f एवरेज निकाला जाता है टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों यहां पे चेंज इन मोमेंटम को तो आप लिखोगे एफ डी टी इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल, समझ में आया? अपॉन टोटल टाइम dt का इंटीग्रेशन टी इनिशियल से टी फाइनल, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? इसको बोलते हैं एफ एवरेज। तो आप बोलोगे सर इसमें ये एफ क्या होता है, तो मैं बोलूंगा ये होता है एफ इंस्टेंटेनियस, ये होता है एफ इंस्टेंटेनियस, याद रखना। समझ में आया बच्चों? ये क्या होता है, एफ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, हाँ, तो चीजें दिमाग में रखनी है आप लोगों को। बिल्कुल अच्छे से समझ में आया ना? बस तो फिर ठीक है, dt से dt क्यों नहीं कट होता? अरे भाई dt से dt कट नहीं होता, अगर ऐसे ही कट होता हो तो हम कभी भी लिखते हैं dy बाई डी एक्स, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? d से d काट दो, y बाई एक्स लिख दिया करो फिर, है भाई? तो जो चीज कभी भी फंक्शन किसी ऑपरेटर के अंदर लिखी जाती है, पहले उस ऑपरेटर को एक्ट करने दो, ऑपरेट करने दो, उसके बाद में लिखोगे। ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट तो होने दो, डिफरेंशिएशन वाला, उसके बाद में लिखो और जो काटना है काटो। तो पहले इंटीग्रेशन तो होने दो, जब जो कुछ बचे उसके बाद में काट लेना। ठीक है ना? जैसे आप तो मान लो अभी क्या हो, रुको रुको, हाँ, जैसे मान लो आप तो अभी क्या हो, 11th में हो, 12th में जाओगे तो आपको आई एवरेज भी कैलकुलेट करना होगा करंट का। तो वहां पे लिखते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल चार्ज लिखते हैं आई डी टी इंटीग्रेशन अपॉन डी टी इंटीग्रेशन, इसमें भी वेरिएबल टी इनिशियल से टी फाइनल, और ये जो आई होता है ये आई इंस्टेंटेनियस होता है, एंड दिस आई इज द फंक्शन ऑफ टी। समझ में आया?
ऐसे ही पी एवरेज भी निकाला जाता है, उसमें होता है पावर एवरेज। ये सभी चीजें आप पढ़ोगे एसी में, ठीक है। ये सभी आप किस में पढ़ोगे, एसी में, ठीक है ना बच्चों। हाँ, एसएचएम तुम्हारा खत्म होते के साथ में मैं 12th चालू करवा दूंगा एक साइड में, ठीक है। तब पढ़ोगे आप लोग, मिटा रहा हूं अभी से। समझ में आया। आगे चलें, ओके, आगे चलते हैं। बेसिकली बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफडीटी क्या है, ये एरिया अंडर दिस कर्व नहीं आ रहा, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, या एरिया अंडर कर्व इन एफटी ग्राफ। इंपल्स क्या होता है, अगर आप अच्छे से लिखो तो आप लिखोगे इंपल्स इज बेसिकली, इंपल्स का मैग्नीट्यूड इज बेसिकली एरिया अंडर कर्व ऑफ एफटी ग्राफ। समझ में आया, एरिया अंडर कर्व ऑफ एफटी ग्राफ। समझ में आया ना, बस तो फिर क्या दिक्कत है। हाँ, तो लिख सकते हो कुछ पॉइंट छाट के, एरिया अंडर एफटी कर्व गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम, एरिया अंडर एफटी कर्व एफटी कर्व गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स। समझ में आया। हाँ, दूसरी बात लिखोगे इंपल्स जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आई भी लिख देता हूं मैं कई बार, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी having magnitude having magnitude equal to area under ft curve, equal to the area under ft curve। समझ में आया। हाँ, तीसरी बात, इंपल्स है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये पार्टिकल की थोड़ी प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करती कि एफ आपका कितना है, मतलब ज्यादा है क्या, बहुत ज्यादा, हाँ सर, और क्या ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लग रहा है, हाँ सर, तब हम इंपल्स के बारे में। ठीक है ना बच्चों, बच्चों सुनाई दे रहा है।
सुनाई दे रहा है? अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट जो था वो लिख लो कि जो इंपल्सिव फोर्स है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, या इंपल्स इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, it depends upon F and T, फोर्स और कितने टाइम पीरियड के लिए लग रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? ओके, अच्छी बात है फिर तो। अब आगे चलें, आ जाओ आगे पॉइंट लिखो। अब मैं पॉइंट लिखूंगा नहीं, लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा, ठीक है ना? आप लोगों ने लिखना है, ठीक है ना? इंपल्स इज ए मेजर ऑफ डिग्री टू विच एन एक्सटर्नल फोर्स चेंज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। इंपल्स क्या है? इज ए मेजर ऑफ डिग्री, measure of degree to which an external force change momentum of particle। P लिख दिया मैंने सीधा, P मतलब मोमेंटम, ठीक है? ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखने होते हैं। कई बार क्या होता है कि इनसे काफी चीजें फील आ जाती है, आदमी जब अच्छे से बैठ के पढ़ता है तो याद आता है, हाँ भाई सही कह रहा था। एक्सटर्नल फोर्स चेंज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अब तीसरा लिखो, when we say that an impulse is given to a particle, when we say that an impulse is given to a particle, when we say that an impulse is given to a particle, an impulse is given to a particle, we mean to say momentum is transferred from an external agent to that particle. We means to say that momentum is transferred from an external agent to that particle. V means to say that momentum is transferred from an external agent to that particle. समझ में आया? आया क्या? आया ना? अच्छी बात है। अब थोड़ा इंपल्स को समझ लो, इंपल्स को अच्छे से समझना। मान लो कोई बच्चा यहां पे खड़ा हुआ है, मैं उसको आराम से ऐसे धक्का मार के हल्का हल्का आराम से यूं गिरा और बच्चा अब गिर गया, ठीक है? बच्चा अब गिर गया और मान लो यहीं पे मैं आराम से गिरा बच्चा, क्या आराम से, ठीक है, प्यार से। और मान लो यहां पे बच्चा खड़ा हुआ है और मैं मारू बच्चे के खींच के झापड़। अब बच्चा गिरा कैसे?
अब बच्चा गिरा कैसे, ध्यान से देखना। समझ में आया, आया नहीं आया? इसका मतलब अब की बार जो मैंने फोर्स लगाया था वो बहुत ज्यादा लगाया था, लगाया था या नहीं लगाया था? हाँ, तो यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड पक्का ज्यादा होगा, क्योंकि अब की बार जो बच्चा गिरा है ना, वो उस बच्चे को ही पता है वो कैसे गिरा है। और क्या पता थोड़ा ज्यादा और लगा दिया होता तो वापिस यूं आके खड़ा हो जाता, है ना? समझ में आया नहीं है? तो अब की बार जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज्यादा था, ठीक है? और इस केस में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत कम था। फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था, यहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। समझे बात को आप लोग? है भाई, समझ रहे हो क्या? फिर तो समझदार हो आप, है ना? तो इस केस में जो हम स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे, इंपल्स के बारे में। समझ में आया? बच्चों अब आगे चलते, आ जाओ। तो इंपल्स कब लगता है ये आप लोगों को पता लग गया होगा। दूसरा इलेक्ट्रेशन देखो, है ना? दूसरा इलेक्ट्रेशन देखो, मान लो एक दरवाजा है ऐसे, मैंने उस दरवाजे पे धक्का मारा, तो दरवाजा घूम के थोड़ी देर बाद ऐसे चला हो गया, मतलब बंद हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हो गया, बंद हो गया। मान लो इसको बंद होने में लगभग टाइम लगा 5 सेकेंड। अब की बार मैं आया गुस्से गुस्से में, जैसे तुम लोग जाते हो कई बार, है ना? अब गुस्से गुस्से में घर पे गए, तुमने जाते ही मारी लात खींच के, और तुम्हारा पैर टूट गया। ठीक है? नहीं भाई, पैर नहीं टूटा, सुन लो अच्छे से, कभी तुम सोच रहे हो सच में ही पैर तोड़ दिया। मान लो तुमने लात मारी और तुमने अब की बार दरवाजा बंद कर, दरवाजा मान लो बंद कर दिया, या अभी ओपन करने की बात करते हैं, चलो ओपन करने की, किसकी, ओपन करने की। दरवाजा तुमने ओपन कर दिया, मान लो 5 सेकंड में ओपन हुआ, तुमने आराम से ओपन किया। जब कई बार तुम चोरी से घर में घुसते हो, है ना, तो आराम से ओपन करते हो ना, मान लो 5 सेकंड में ओपन किया। यहां पे तुम गुस्से गुस्से में गए, तुमने दरवाजे पे सीधी लात मारी फिल्मी एंट्री की तरह, और तुमने केवल 1 सेकंड के अंदर दरवाजा खोल दिया, है ना? तो यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, बहुत कम। तो इंपल्स कहां पे लगा, जल्दी बताओ। इंपल्स कहां पे लगा, जल्दी बताओ, शाबाश। सेकंड केस में यहां पे बच्चों एंगुलर इंपल्स लगता है, फोर्स थोड़ी लगती है, टॉर्क लगती है, इसको बोलते हैं एंगुलर इंपल्स। कई सोच रहे हैं इंपल्स ही समझ में नहीं आया, एंगुलर इंपल्स कहां से पढ़ाने लग गए सर, है ना? तो भाई यहां पे होता है एंगुलर इंपल्स, समझ में आया? हाँ, तो बस सिंपल सी बात ये याद रखना, जब भी हमें ऐसा लगे कि सवाल में झटका लग रहा है, क्या लग रहा है, झटका, तो इंपल्स की बात होगी ही होगी।
ठीक है, या मैं बोलूं जहां बहुत ही बड़ा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे, वहां इंपल्स का यूज होगा। समझ में आया बच्चों? हाँ, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे सुनो शाबाश। मान लो आप लोग थे, आपका वेट है 1 kg, क्या है 1 kg, और आप इधर जा रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से, और आप गलती से एक दीवार पे टकरा गए, है ना, और दीवार ने आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा दी, और वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी थी 1000 न्यूटन। समझ में आया? हाँ, तो आपकी जो दीवार है वो आपकी वेलोसिटी कितने टाइम में जीरो कर देगी? सोचो एक बार, और जीरो करके तुम पलटी भी तो मारोगे, है ना। तो आप लिखोगे A इक्वल्स टू F बाय M। F कितना 1000, M कितना 1, तो हम लिखेंगे V इक्वल्स टू U प्लस 80। तुम पलटी मारोगे उससे पहले तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर उसके बाद में तुम पलटी मारोगे, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और तुम जा इस डायरेक्शन में रहे हो, तो एक्सेलरेशन को लिखोगे माइनस का 1000 इंटू टी, तो आपका टाइम आ गया 10⁻⁻²सेकेंड्स। इतने टाइम में ये दीवार आपको टर्न बैक कर देगी। क्यों किया इतनी जल्दी से? क्योंकि जो इंपल्स है वो बहुत हैवी लगता है हमेशा, याद रखना। इंपल्स क्या लगता है हमेशा? बहुत हैवी लगता है, बहुत फास्ट, जो माइक्रो सेकंड्स में काम को कर देता है। तुमने देखा होगा, तुम गेंद वगैरह जमीन में मारते हो तो जाती हुई नजर आती है, आती हुई नजर आती है, पर कभी भी टिकते टाइम आपको इतना ध्यान नहीं होता, है ना। टिकते टाइम और टिकने से पहले और टिकने से बाद में ऑब्जर्व कर पाते हो आप उसको, क्योंकि इंपल्स होता है वो बहुत तेज होता है। समझ में आया नहीं आया? आया ना बच्चों? अभी भी हो रहा है क्या वॉइस ब्रेक? बच्चों अभी भी हो रहा है क्या? अच्छा, बीच बीच में वो थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। हाँ, ठीक है, बता दिया करो, ठीक है। हाँ, तो अभी बच्चों थोड़ी इंपल्स की फील लेते हैं। किसके थ्रू? कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं, कुछ इलिस्ट्रेशन से समझते हैं हम इंपल्स को, है ना। हाँ, तो मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बच्चों मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तो एक बॉल आ रही है 2 kg की, ठीक है। हाँ, 2 kg की है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकेंड से, 20 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया? वो जमीन के टकराती है, फिर वापस जाती है, वो जमीन के टकराती है और वापस जाती है, इलास्टिक कोलिजन करती है। इसका मतलब 2 kg की बाल वापस जाती है 20 मीटर पर सेकेंड से वापस। समझ में आया नहीं आया?
बच्चों ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बॉल आई, ठीक है ना, हाँ, 2 kg की डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना, हाँ। अब उसके बाद में जब ये यहां पे टैप करती है और वापस जाती है, वही बॉल है, 20 मीटर पर सेकंड से वापस जा रही है, 2 kg की है और ये भी 2 kg की है ना। यही बॉल की दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, हाँ। तो आपसे बोला गया कि जो ये इस सरफेस के साथ में कांटेक्ट में रहती है, वो टाइम इंटरवल है 10⁻³ सेकेंड्स, ठीक है ना, हाँ। जो टैप करते टाइम, कोलिजन के टाइम 10⁻³ सेकेंड्स तक ये कांटेक्ट में रहती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एफ एवरेज, या मैं बोलूंगा नॉर्मल रिएक्शन एवरेज। मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल रिएक्शन एवरेज। भैया अर्थ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ऊपर की डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन एवरेज इनटू टाइम, टाइम कितना 10⁻³ सेकेंड्स, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। आप जानते हो इनिशियल मोमेंटम क्या था, डाउनवर्ड था, फाइनल क्या था, ऊपर। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 2 × 20। इनिशियल कितना हो गया, ये फाइनल है, इनिशियल कितना था, 2 × -20। लिखोगे तो क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन 80 × 10⁻³ न्यूटन। समझ में आया, अरे आया नहीं आया? तो आपने क्या नॉर्मल रिएक्शन एवरेज कैलकुलेट कर लिया? अरे कर लिया या नहीं कर लिया बच्चों, बताओ। किया ना? अब एन से एन मत काट देना, ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये न्यूटन है, ठीक है। पता नहीं तुम्हारा, तुम काट दोगे, ठीक है ना, हाँ। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, या नॉर्मल रिएक्शन एवरेज है। आप ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्या ये बहुत ज्यादा है? अरे क्या ये बहुत ज्यादा है? बच्चों के दिमाग में एक बात आती है कि सर आपने एमजी क्यों नहीं लिया? भाई एमजी भी तो लेना चाहिए था, एमजी भी तो लग रहा है। आप सोचो 2 kg की बॉल के ऊपर एमजी कितना लग रहा था, 20 न्यूटन। और जो ये फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, ये कितना न्यूटन लग रही है। तो इस जो नॉर्मल रिएक्शन के कंपैरिजन में ये जो है, ये बहुत ही स्मॉल है, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर देते हैं या कंसिडर नहीं करते हैं। समझ में आया? या आप इसको ऐसे मान सकते हो कि जो एमजी है दैट इज नॉन इंपल्सिव, और इसमें जो हम कंसिडर करेंगे वो केवल इंपल्सिव को करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन एक धक्का होती है, धक्का अपने आप में एक झटका होता है, और झटका क्या होता है, इंपल्सिव होता है। समझ में आया? आएगा बच्चों? हाँ। तो ये चीजें आप सभी लोगों को दिमाग में रखनी ही रखनी है। सेकंड क्वेश्चन करो, आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आ जाओ। मान लो एक बॉल है 2 kg की, ठीक है ना, वो वही 2 kg की बॉल है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, कितने डिग्री एंगल पे, 37 डिग्री एंगल पे, वर्टिकल के साथ में। आफ्टर टैपिंग कितने से जाएगी, 37 डिग्री के एंगल पे ही जाएगी। समझ में आया ना? अरे समझ में आया नहीं आया? हाँ। और उतनी ही वेलोसिटी से, क्योंकि हम एमजी को तो कंसीडर करते ही नहीं,
अरे mg को तो कंसीडर करते ही ना हम। हाँ, क्योंकि mg बहुत छोटा होता है, तो हमने बोल दिया ये कितने से गई, 10 मीटर पर सेकंड से ही गई। ठीक है, ओके। तो बच्चों याद रखना, जिधर जिधर नॉर्मल रिएक्शन लगती है उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट या उसी डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होता है, और किसी डायरेक्शन का भी नहीं होता है। उसी लाइन के अलोंग मोमेंटम चेंज होता है, बाकी मोमेंटम चेंज नहीं होता। ध्यान से देखो, ये 37 तो ये भी 37, ये 10 तो ये 8, और ये कितना 6। हाँ कि ना? ये 37 तो ये भी 37, ये 10 तो ये 8, और ये 6। समझ में आया नहीं आया? आया ना? तो मोमेंट देखो, आप ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही है, इधर, तो मोमेंटम इसी डायरेक्शन का चेंज होगा ना। देखो, इनिशियल मोमेंटम अलोंग राइट डायरेक्शन में कितना था, अभी भी आफ्टर कोलिजन राइट डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम है, 2 इंटू 612, 2 इंटू 612। हाँ कि ना? तो चेंज केवल कौन सा होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग हो या अपोजिट हो। तो हम लिखेंगे, मान लो ये 10⁻³ सेकंड तक कांटेक्ट में रही थी, ठीक है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन एवरेज आपसे पूछा गया, तो आप क्या लिखोगे, n इंटू डेल्टा टी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ये पी फाइनल पी इनिशियल किधर होता है, अलोंग एन या अपोजिट टू एन। तो एन एवरेज इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू पी फाइनल क्या होगा, 2 इंटू 8 माइनस पी इनिशियल क्या होगा, 2 इंटू -8। आप लिखोगे तो आएगा 16 प्लस 16 32। ये जो इधर आएगा तो ये आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। एन एवरेज की वैल्यू आ गई। समझ में आया ना? अब ध्यान से देखना, मान लो सरफेस और बॉल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था म्यू। आपसे बोला जाएगा क्या नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है, आप बोलोगे यस इंपल्सिव है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इंपल्सिव है, क्योंकि वो झटका दे रही है एकदम से बॉल को। आपसे फिर बोला जाएगा क्या फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव है, तो आप बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। जब ये इंपल्सिव है तो सिंपल सी बात है ये भी इंपल्सिव है। समझ में आया ना? अरे आया ना? हाँ। तो बच्चों टेंशन और ये चीजें, जैसे फ्रिक्शन होता है, टेंशन होती है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन होती है, ये सभी केस डिपेंडेंट होती है। ये हर बार इंपल्सिव होगी और हर बार इंपल्सिव नहीं होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये केस डिपेंडेंट होती है, अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, कभी इंपल्सिव कभी नॉन इंपल्सिव। समझ में आया सभी को? ओके, देखो अभी दिखाता हूं। मान लो मान लो बच्चों, एक मास बॉडी है हमारे पास। क्या है? मास बॉडी, ठीक है ना? हाँ। उस पे 3 जगह से फायर किया गया है, एक इधर ओरिजोनटली, एक ऐसे, और एक ऐसे। समझ में आया? ये मास m का ब्लॉक लटका हुआ है रस्सी के साथ में। आप बताओ किस केस में इंपल्सिव फोर्स लगेगी, किस केस में
टेंशन जो होगी वो इंपल्सिव हो जाएगी। जल्दी बताओ। देखो ये हॉरिजॉन्टली जब आप मारोगे तो ये ऐसे पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करेगा, ऐसे आप मारोगे तो ये थोड़े टाइम के लिए ढीला हो जाएगा, वापस वापस आ जाएगा। जब आप ऐसे फायर करोगे तो वो इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है इसके और इसके बीच में जो कोलिजन होगा उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा होता है और वो इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा रस्सी को, ठीक है ना? तो केस फर्स्ट, केस सेकंड एंड केस थर्ड, सेकंड और थर्ड में नॉन इंपल्सिव फोर्स लगेगी। कौन सी लगेगी? नॉन इंपल्सिव। और फर्स्ट के केस में कैसी लगेगी? इंपल्सिव। कैसे? सेकंड के केस में आपने फायर किया, वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करने लग गया, बस कोई झटका लगा क्या? इस केस में आप फायर करोगे थोड़ा ढीला होगा और फिर वापस हो जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। बट इस केस में सोचो एक बार, जैसे ये फायर करेगा ये नीचे की साइड में फोर्स लगाएगा, इसका एक कंपोनेंट जो पहले ही टाइट है इसको और झटका मार के तोड़ने की कोशिश करेगा, तो झटका इस केस में लगेगा ना? अरे इस केस में झटका लगेगा ना? तो सेकंड एंड थर्ड आर नॉन इंपल्सिव एंड फर्स्ट इज इंपल्सिव, ठीक है ना? तो फर्स्ट केस में टेंशन भी इंपल्सिव हो जाएगी और इसकी वजह से लगाया गया फोर्स भी इंपल्सिव हो जाएगा। सेकंड और थर्ड केस में टेंशन भी नॉन इंपल्सिव रहेगी और ये दोनों भी, इन दोनों की वजह से लगाया हुआ फोर्स भी नॉन इंपल्सिव होगा। समझ में आया? हाँ, तो इन चीजों को दिमाग में रखना है। आगे आ जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी आपसे करवाया था और अभी भी फिर से पूछ रहा हूं, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा अच्छे से डील करना है इसके साथ। हाँ, मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है, सरफेस और इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। एक फायर आता है, ठीक है, 1/2 kg का। एक फायर आता है 1/2 kg का 100 मीटर पर सेकेंड से, और इसमें जाके एम्बेडेड हो जाता है। तो आप बताओ मेरे को, क्या यहां पे मैं मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूं? लगा सकता हूं क्या? जल्दी बताओ। ये अभी रेस्ट पे है, ये अभी रेस्ट पे राइट नाउ। जल्दी बताओ, शाबाश भाई साहब। लगा सकते हैं, याद रखना, लगा सकते हैं। कोलिजन जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर इंपल्स, ये जाके इंपल्स ही तो लगेगा, झटका लगेगा या नहीं लगेगा इसमें, है ना? तो बिफोर कोलिजन क्या था? मोमेंटम 1/2 इंटू 100। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? 2 + 1/2, ये तो मास हो गया, इंटू वी, दोनों एक साथ मूव करेंगे इस वेलोसिटी से। झटका इधर दिया है ना, इस डायरेक्शन में। आप बताओ क्या फ्रिक्शन इस केस में इंपल्सिव होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन इस केस में इंपल्सिव होगा या नहीं होगा, ये बताओ। फ्रिक्शन इस केस में इंपल्सिव होगा या नहीं होगा? देखो समझो इस चीज को, ये चीज दिमाग में रख लेना, फिर से बता रहा हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। मोमेंटम इधर ट्रांसफर हुआ है, इंपल्स इधर लगा है, mg तो नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है। क्या मोमेंटम ट्रांसफर इनको चेंज करेगा? mg और n को चेंज करेगा क्या? क्या जो इंपल्स लगा है वो इसको इफेक्ट करेगा क्या? इसको अफेक्ट करेगा? नो। तो नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई? नॉन इंपल्सिव। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? नॉन इंपल्सिव। समझ में आया? तो इस केस में
याद रखना जो फ्रिक्शन होता है वो नॉन इंपल्सिव होता है, ठीक है ना। ये जो झटका लग रहा है, ये फोर्स लग रही है, क्या इसका कंपोनेंट इधर लग रहा है या इधर लग रहा है, कुछ थोड़ा सा भी कंपोनेंट मेरे को बताओ। अरे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं ना, तो नॉर्मल डायरेक्शन कहां से चेंज होगा, नॉर्मल डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो इंपल्स कहां से लगेगा भाई। फोर्स जो लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड का फोर्स ट्रांसफर कर रहा है वो यही तो कर रहा है, यही कर रहा है ना। और इस फोर्स का कंपोनेंट ना इस डायरेक्शन में लग रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल तो वही रहा ना, चेंज थोड़ी हुआ। नॉर्मल का मैग्नीट्यूड बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो नॉर्मल जब नॉन इंपल्सिव होगा तो फ्रिक्शन भी नॉन इंपल्सिव होगा। अब इस तरह की प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, बताओ कितनी दूर चल के ये ब्लॉक रुक जाएगा, तो निकाल सकते हो। सेकंड केस ऐसे बनेगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, उसकी वैल्यू है म्यू एम जी, तो उसका डीएक्सेलरेशन जो आ जाएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा म्यू जी, और वेलोसिटी आएगी ये वाली मोमेंटम वाली, ठीक है। तो डीएक्सेलरेशन इधर ये है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप लिखोगे v इज टू यू प्लस, क्या लिखोगे आप, v इज टू यू प्लस 80। v क्या है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल क्या आएगी, ये वाली v, जो आप कैलकुलेट करोगे 50 डिवाइड बाय 5/2, समझ में आया। 50 डिवाइड बाय 5/2 प्लस a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस म्यू इंटू जी, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो कितने टाइम बाद ये रुक जाएगा, तो आप बोलोगे t इज टू 100/50, मतलब कितना हो गया 20/μ जी, इतने टाइम बाद ये रुक जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। तो बच्चों ये इंपल्स था जो मैंने आपको बताया है, क्लियर किया है, ठीक है। कभी फ्रिक्शन इंपल्सिव होता है, कभी नॉन इंपल्सिव होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हो नंबर 1, देयर इज नो क्लियर बाउंड्री, देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बाउंड्री बिटवीन impulsive and non-impulsive forces, समझ में आया। सेकंड, टेंशन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन आर केस डिपेंडेंट। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जनरली टक्कर इज इंपल्सिव। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन आए ऐसे बोले कि ट्रक से गाड़ी टकरा गई, जहाज से वो टकरा गया, बॉक्स से या ब्लॉक से बुलेट टकरा गया, किसी कोई आदमी खड़ा हुआ मान लो, ये गोली आ रही है, बुलेट आ रही है, अच्छे से बना देता हूं, मान लो ये बुलेट आ रही है, ये इसको लगती है, ये इंपल्सिव हो गया नॉन इंपल्सिव, जल्दी बताओ, ये इंपल्सिव हो गया नॉन इंपल्सिव। भाई इंपल्सिव होगा, याद रखना, क्योंकि इसका मोमेंटम देखोगे वो इसको ट्रांसफर होगा वो बहुत ज्यादा होता है, तभी तो आदमी एकदम से गोली लगते कई बार फिल्मों में गिर जाता है। वो झूठ बूठ में नहीं गिराते, वो इसलिए बोलते हैं कि भाई हाँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा नहीं फिल्मों में गिरता है वैसे खड़ा खड़ा आराम से गोलियां खाता रहता है। आदित्य तो ऐसे बोल रहा है इंपल्सिव जैसे 40-50 गोलियां खा के आया है भाई आदित्य, क्या जनरली खाता रहता है क्या डेली। अरे दूर जाके गिरता है ना, देखना कभी, दूर जाके गिरता है जब गोली लगती है,
दूर जाके हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आदमी खड़ा होता है तो ज्यादा तेज से गिर जाता है, तो ये इंपल्सिव होता है, याद रखना। तो जनरली टक्कर इज इंपल्सिव। कभी भी क्वेश्चन करो तो दिमाग में याद रखना। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही है। इंपल्स आपका लगभग लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद में आता है कोलिजन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है ना? ओके बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन, बाय बच्चों। यस, बॉम्ब एक्सप्लोजन भी इंपल्सिव होता है। यस, करेक्ट, करेक्ट आदित्य। बॉम्ब एक्सप्लोजन भी इंपल्सिव होता है, याद रखना। इसलिए कभी तुम देखना जब बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है तो उस पे हम कभी भी ग्रेविटी नहीं मानते। चाहे ऐसे जा रहा हो, चाहे ऐसे जा रहा हो, चाहे ऐसे जा रहा हो, हम बोलते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे जाके गिरेगा, है ना? एम M1 X1 + M2 X2 लगाते हैं ना, वो इसलिए तो लगाते हैं कि उसमें ग्रेविटी नहीं मानते हम लोग। हम बोल देते हैं कि भाई जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है उसमें जो इंटरनल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू mg। ठीक है ना? भाई जो फटा है बॉम्ब, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से तो फटा होगा, इंटरनल एनर्जी की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। इसलिए तो तुम्हारे पास होगा, अगर बॉम्ब फटेगा तो तुम्हें भी फाड़ देगा, है ना? ओके, बाय बच्चों, बाय एवरीवन। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। कल का लेक्चर लंबा हो सकता है, ये बात ध्यान रखना।